बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशनल चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, इसको डिफाइन भी करेंगे और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ना, याद रख लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पे काम कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है, जिस तरह से फ्राडे लॉ ने बताया था हमारे को कि जब भी किसी भी कॉइल में से हम करंट गुजारते हैं, क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाती है। जहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, जहाँ से करंट इन हो रहा है, वो हमारे पास क्या बन रही है, नॉर्थ बन जाएगी हमारे पास, और वहाँ से फील्ड मूव करनी शुरू हो जाएगी दूसरी तरफ। अगर फर्ज करें इसी फील्ड के अंदर कोई दूसरा कंडक्टर आ जाता है, तो क्या होता है, ये फील्ड इसको हिट करती है, कट करती है, पास होती है इसमें से। नतीजा क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे कि हमने दिखाया E2 दिखाया इंड्यूस, यानी कि यहाँ पर एक सेल्फ इंडक्शन भी हो रही होगी जो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे ये जो अब होगा वो इंड्यूस इंडक्शन कहलाएगा, वो E2 कहलाएगा हमारे पास। फ्राडे लॉ ने यही कहा था, जब भी किसी कॉइल को करंट गुजारेंगे मैग्नेटाइज हो जाएगी, उसमें फील्ड निकलेगी, और फील्ड जब उसकी फील्ड के अंदर कोई दूसरी कॉइल आ जाए जो कनेक्ट हो किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, एमीटर के साथ, वोल्टमीटर के साथ, किसी लोड के साथ, तो क्या हुआ, उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है म्यूचुअल। दोनों की वजह से, ऐसे नहीं एक की वजह से। ये तार है, कंडक्टर है, अगर इसको मैं, जाहिर बात है कि अगर मैं इसके बजाय एक लकड़ी को टर्न दे दूं, लकड़ी रख दूं इसमें, तो लकड़ी में कुछ भी नहीं होगा। इस फील्ड के अंदर प्लास्टिक आ जाए, जैसे ये तो अपनी जगह काम कर रहा है, फील्ड निकाल रहा है, लेकिन प्लास्टिक आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि वो तभी होगा जब म्यूचुअल ही एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाएगा, यानी कि एक प्रोसेस होगा हमारे पास जिसको कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों की रजामंदी से। यानी कि दोनों कॉइलों की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए उनकी। ऐसा नहीं है ये तो कॉपर की कॉइल है लेकिन वो हमारे पास कॉपर की नहीं हो, हमारे पास एक बैड कंडक्टर हो, तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। तो याद रख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, फील्ड के अंदर दूसरी एक कोई कॉइल आ जाती है, उस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। कहता है व्हेन चेंजिंग करंट इन द फर्स्ट कॉइल, जैसे पहले कॉइल है, इसमें चेंजिंग करंट कैसे, ये एसी दे रखा है, तो एसी में हम जानते हैं पॉजिटिव पीक भी आता है, नेगेटिव पीक भी आता है। जब पॉजिटिव पीक आता है तो ये फील्ड चेंज हो रही है, नेगेटिव आता है तो फिर ये चेंज हो रही होती है। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, ये फील्ड चेंज होती रहेगी अगर हमारी सोर्स, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हो, एसी हो। ठीक है, तो अब ये एसी हमने सप्लाई दे रखी थी इसको, इसमें चेंजिंग करंट की वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। तो यहाँ पे इसने कहा व्हेन चेंजिंग करंट इन द फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल में जब चेंजिंग करंट होता है, करंट चेंज हो रहा होता है, कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इंड्यूस कर देगा फोर्स इन द अनदर कॉइल, दूसरी कॉइल में, जो कि इज इन कॉन्टेक्ट, जो उसके कॉन्टेक्ट में, उसकी फील्ड में हो, किसके, फर्स्ट कॉइल के। तो ऐसा प्रोसेस कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने एक डेफिनेशन और भी रख दी इसकी, चेंजिंग करंट इन द वन कॉइल, एक कॉइल में चेंजिंग करंट हो रहा है, वो इंड्यूस कर देता है अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कॉइल में वोल्टेज को पैदा कर देता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया हमने यहाँ पे, अब ये देखें, पहले एसी सोर्स से समझाया, अब डीसी से समझा रहा हूँ मैं आपको। एक बैटरी लगा रखी है, एक स्विच लगा रखा है, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा रखा है, और टर्न दे रखे हैं, कॉइल दे रखी है, और बीच में जो है ये एयर कोर भी हो सकता है, लेकिन एयर कोर में हमें पता है इतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, तो इसमें हमने एक कोर, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर रख रखा है, उसके ऊपर हमने वाउंड किया हुआ है। जैसे कि कलम है मेरे पास, पेन है, पेन के ऊपर मैं क्या कर दूं, वाउंड कर दूं तार को, कंडक्टर को। लेकिन पेन तो प्लास्टिक का है, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर ये सॉफ्ट आयरन का बना होगा तो यही फील्ड बहुत पावरफुल हो जाएगी मेरे पास। तो एक डीसी सोर्स है, स्विच है, एक वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि इस, क्योंकि वोल्ट ये तो कांस्टेंट देगा, ये एसी सोर्स तो है नहीं, ये तो डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स में तो कांस्टेंट करंट आएगा हमारे पास, एक लिमिट तक जाएगा, फिर बाद में चेंज नहीं होगा वो करंट। तो क्या होगा, उसके करंट को वेरी करने के लिए, चेंज करने के लिए एक रजिस्टर लगा दिया, कभी करंट को हम बढ़ाएंगे, कभी करंट को हम कम करेंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो करंट ज्यादा जाएगा उसके अंदर। तो डीसी सोर्स में तो क्या है, एक लिमिट तक पीक पर चला जाएगा हमारे पास, लेकिन उसके बाद फिर वेरी नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं ताकि करंट जो है वो वेरी कर सके इस कॉइल के अंदर। इसमें टर्न दे दिया इसको, अब ये मेन है हमारा जिससे हो रहा है, तो ये प्राइमरी कह रहे हैं, इसको पूरे सेटअप को प्राइमरी कह रहे हैं, दूसरे वाली कॉइल के सेटअप को हम सेकेंडरी कहेंगे। तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने, तो यानी कि इनको कनेक्ट किया किसका, एक कॉइल के साथ, और उसका दूसरा टर्मिनल लगा दिया बैटरी के साथ। ठीक है जी, जैसे इसको वेरी करेंगे फील्ड निकलेगी, लेकिन फील्ड चेंज कैसे होगी, वो रजिस्टर करेगा। अब एक और इसी फील्ड के अंदर एक और कंडक्टर लगा हुआ था, जिसमें एक तार, यहाँ पे भी वाउंड कर दिया तार को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर,
और उसको कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के साथ, गैलोमीटर के साथ। नतीजा क्या होगा कि जब ये फील्ड हिट करेगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ करा देगी हमारे पास। अब ये फील्ड जितनी ज़्यादा अच्छी होगी इतना ज़्यादा ही उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ कहा कि हमने दो क्लोजली कॉइल लिए हैं, एक कॉइल को कॉइल एक ए कहा है, दूसरी जिसकी नंबर ऑफ टर्न को हम, क्योंकि ये ए को मेन कह रहे हैं तो टर्न को एन से ज़ाहिर करते हैं, पी मीन्स प्राइमरी, तो प्राइमरी कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या है, एन पी कर दिया इसको। तो कहता है कनेक्ट किया हुआ है इसको बैटरी के साथ, विथ वेरिएबल रजिस्टर के साथ, बैटरी से रजिस्टर के साथ और स्विच एस के साथ। दूसरी कॉइल ली हमने जिसके टर्न्स को हमने, दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, तो ज़ाहिर सेकेंडरी कॉइल उसके टर्न को एन एस बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसको गैलोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। नाउ स्विच ऑन, जैसे स्विच को इसको ऑन किया हमने तो क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा इसमें। तो एडजस्ट कर रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं, एडजस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर की, जिसका इसको चेंजिंग करंट पैदा हो जाएगा आईपी। जो करंट इस प्राइमरी कॉइल में से आएगा वो आईपी कह रहे हैं उसको, वो चेंज हो रहा होगा किसके अंदर, इन द प्राइमरी कॉइल ए, इस ए कॉइल के अंदर चेंज हो रहा होगा। तो कॉइल प्राइमरी कॉइल ए जनरेट करेगी, ये कॉइल जो जनरेट करेगी वेरिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, कॉइल ए के अंदर। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है गुजरेगी नियर बाय सेकेंडरी कॉइल बी, दूसरी कॉइल बी के साथ हिट करेगी, पास होगी, इसको हिट करती हुई जाएगी। तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। कॉइल बी का जो फ्लक्स होगा जिसके टर्न एन एस होंगे, उसका टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्लक्स तो फाई होता है, एस मीन सेकेंडरी, तो एन टर्न्स हैं तो एन एस फाई एस हो जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि ये जो फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ हुआ इस कॉइल के अंदर, वो डिपेंड कर रहा है इसके करंट के ऊपर, वेरिंग करंट के ऊपर। जितना करंट वेरी हो रहा होगा इतना ही इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा। तो ये जो फ्लक्स है ये एक टर्न की वजह तो नहीं है, नंबर ऑफ टर्न एन एस है, एन एस फाई एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके साथ, यहाँ पे लिखा है दिस फ्लक्स इज in the coil secondary coil, secondary coil is directly proportional to the primary current। इस प्राइमरी करंट यहाँ से कॉइल में से गुजर रहा था, प्राइमरी करंट जो इसका जनरेट हो रहा था प्राइमरी करंट, उसकी वजह से उस पर ये डिपेंड करेगा इसका जो फ्लक्स है। यानी कि अगर ये करंट बढ़ता रहेगा तो ये फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा, अगर ये करंट कम होता रहेगा तो ये फ्लक्स भी कम होता रहेगा। तो एन ट्रांस है तो एन एस फाई एस प्रोपोर्शनल है किसके साथ, प्राइमरी करंट के साथ, यानी कि फर्स्ट कॉइल के साथ। प्रोपोर्शनल आएंगे इज इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको एम कह दिए क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हुई है, एक कॉइल ने दूसरी कॉइल को म्यूचुअली इंड्यूस किया है हमारे पास। एम मालूम करेंगे तो आई पी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा। ये पहले क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन बन सकती थी आपके, लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं, अब यहाँ डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। एम का मतलब क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ज़ाहिर बात है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, कांस्टेंट की वजह से प्रोपोर्शनल हटाता तो इसका कांस्टेंट है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं एम को। कितने, दो कॉइलों के द्वारा बिटवीन टू कॉइल्स का यूनिट क्या है, वो हेनरी है। अब कोई सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, कहता है सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट है वो हेनरी है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा या हेनरी 1/हेनरी होगा। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कह सकता है आपको। तो याद रख लीजिए जो इंडक्टेंस है उसका यूनिट हेनरी ही होता है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल हो। अब ये जो है हमारे पास एम जो है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ टर्न पे, एन एस पे इन द कॉइल। जितनी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इतना ही म्यूचुअली इंडक्ट करेंगी, कम कॉइल टर्न्स होंगे तो कम म्यूचुअल इंडक्शन होगा, वैल्यूज कम आ जाएंगी उसकी। जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि किस तरह का उसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि शेप किस तरह का है उसका, ठीक है। फिर उसके अलावा ओपन है, क्लोज है, किस तरह का है। तीसरा कहता है कॉइल मटेरियल, कॉइल का मटेरियल कितना है, अगर कॉइल का जो मटेरियल है वो अगर कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगी, जो मेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगी, कॉइल की मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स। अब ऐसा भी नहीं हो एक कॉइल यहाँ पर एक कॉइल यहाँ पर, पहले तो वो इंड्यूस कर रहे थे अब दूर दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया, फील्ड जाके कट ही नहीं कर रही, तो क्या म्यूचुअल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कहता है कि व्हेन सेपरेशन इंक्रीज, जैसे ही दो कॉइल हैं उनका सेपरेशन बढ़ा देंगे हम, दूर ले जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये करीब करीब होना जरूरी ताकि एक फील्ड दूसरे की कॉइल को हिट कर सके, ड्यू टू विच डायमेंशनिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। जाहिर बात है इतने करीब थे, पहले कुछ मिल रहा था करंट, फील्ड मिल रही थी, लेकिन जैसे दूर होते जाएंगे फील्ड कम होती चली जाएगी। फ्राडे लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंडक्शन किस तरह होता है, एप्सिलॉन एस सेकेंडरी में हो रहा है हमारे पास, सेल्फ की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम,
ये सेकेंडरी के लिए है, सेकेंड इसको सेल्फ समझ लें आप, सेल्फ हो रहा है, सेल्फ नहीं सेकेंडरी का इंडक्शन है, वो एन एस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, डी डेल्टा फाइव एस बाय डी टी। अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे इस्तेमाल करेंगे, देखें इसको नीचे कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को कहता है इसके अंदर एन एस और फाइव एस, ये जो एन एस और फाइव एस थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, देखें एन एस फाइव एस की वैल्यू क्या है, एम आई पी ए, यानी कि एन एस फाइव एस की वैल्यू आ रही है हमारे पास म्यूचुअल करंट और आई पी। अब यहाँ पे एन एस फाइव एस आ रहा है, तो एन एस फाइव एस की जगह क्या कर दें हम, एम पी लगा दें वहाँ पे। तो पूरी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमारे पास 2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्सिलॉन हमारे पास सेकेंडरी का, फाइव एन था तो एन फाइव था तो एन की जगह एम हो गया, फाइव की जगह क्या हो गया, आई पी हो गया। मैंने बताया आपको ये पूरा एन एस और फाइव एस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन में एन एस और फाइव एस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम पी हो गया, तो उसकी जगह एम पी लगा देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, एम पी आ जाएगा। तो एम यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का और आई पी आ गया हमारे पास। अब यहाँ कहता है कि ये जो सेल्फ इंड्यूस हमारे पास सेकेंडरी में हो रहा है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, डिपेंड करता है रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम है, किसका, चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी करंट, जो प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये इंड्यूसिंग। अगर ये रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा तो ये इंड्यूसिंग में भी ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि उसके डिपेंड करेगा नहीं डिपेंड करेगा। इक्वेशन 3 में कहता है, हम इसको इक्वेशन को 3 को इस तरह लिख सकते हैं, म्यूचुअल करंट इंडक्शन हमें मालूम करनी है, तो ये आई पी ओवर डेल्टा टी, ये जो मल्टीप्लाई कर रही है पूरा पूरा डिवाइड कर देगा उसको। इक्वेशन 4 इस तरह बन जाएगी। अब इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशन 4 को इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या, हेनरी है हमारे पास, सेल्फ इंडक्शन का यूनिट भी हेनरी है, तो एम को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या है हमारे पास 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस अक्कर, इन दो कॉइलों के दरमियान का म्यूचुअल इंडक्शन जो 1 हेनरी है वो अक्कर होता है कब, जब 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाए, ई एस क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी, 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाए किसके अंदर, सेकेंडरी में, इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट बन जाए या जनरेट हो जाए कब, व्हेन 1 एम्पियर पर सेकेंड ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल के अंदर है, वो सेकेंडरी कॉइल में, दोनों म्यूचुअल है, उसका करंट जो है प्राइमरी कॉइल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है हमारे पास, 1 हेनरी जनरेट हो जाएगा। या इसी को इस तरह कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस measures the ability of the primary coil to induce the EMF in the secondary coil when current changes in the primary। यानी कि इस इक्वेशन को और इस तरह भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना वो एक एबिलिटी होती है किसकी, प्राइमरी कॉइल की, या आई पी अपॉन डेल्टा टी किस पे, प्राइमरी कॉइल के अंदर ही है, प्राइमरी कॉइल का करंट है, तो प्राइमरी कॉइल की एबिलिटी कि वो इंड्यूस करा दे सेकेंडरी के अंदर वोल्ट, उस एबिलिटी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन किसकी, प्राइमरी कॉइल की एबिलिटी है, सेकेंडरी की नहीं है, मेन प्राइमरी है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था आपका, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।